सूर्यगढ़ राज्य अपनी शानो शौकत और वैभव के लिए दूर दूर तक मशहूर था। ऊंचे महल, चमकती गलियां, सोने से जड़ी दीवारें और हर तरफ खुशहाली का माहौल। उस राज्य के महाराज रणवीर सिंह बहुत सख्त लेकिन न्यायप्रिय राजा थे और उनकी रानी वसुंधरा बेहद शांत स्वभाव की थी। उनका इकलौता बेटा था राजकुमार आर्यन। आर्यन जितना खूबसूरत था उतना ही गुस्सैल भी था। उसके नाम से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे। महल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे कोई नहीं समझता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी एक लड़की, अनाया। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और लंबी काली छोटी। वह साधारण परिवार से थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग उसे चांद की परी कहते थे। अनाया का दिल बचपन से ही किसी और के नाम था। वह गांव के एक युवक कबीर से प्रेम करती थी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन किस्मत को उनका मिलना मंजूर नहीं था। एक दिन रानी वसुंधरा मंदिर गईं, जहां उनकी नजर पहली बार अनाया पर पड़ी। सफेद कपड़ों में खड़ी अनाया को देखकर रानी ठहर गईं। उन्हें लगा कि यही लड़की उनके बेटे की जिंदगी बदल सकती है। उसी दिन उन्होंने अनाया को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद राजमहल से रिश्ता आया तो अनाया के घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए अपने पिता से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता ने मजबूरी में सिर झुका लिया। गरीब परिवार राजघराने का रिश्ता ठुकरा नहीं सकता था। अनाया पूरी रात रोती रही और दूसरी तरफ कबीर को जब यह खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। शादी का दिन आ गया। पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। महल में हर तरफ रोशनी थी, लेकिन अनाया के दिल में अंधेरा था। शादी के बाद जब अनाया पहली बार आर्यन के कमरे में लाई गई तो वह चुपचाप घूंघट में बैठी रही। थोड़ी देर बाद आर्यन कमरे में आया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अनाया के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने उसका घूंघट हटाया और कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखता रह गया। उसकी खूबसूरती ने जैसे वक्त रोक दिया था, लेकिन अगले ही पल अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, आपको पत्नी मिल गई राजकुमार, लेकिन मेरा दिल कभी आपका नहीं होगा। यह सुनते ही आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसने पहली बार किसी लड़की से ऐसा जवाब सुना था। उस रात वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। दिन बीतने लगे। महल में सबको लगता था कि दोनों खुश हैं, लेकिन असलियत सिर्फ वही दोनों जानते थे। अनाया हमेशा आर्यन से दूरी बनाकर रखती और आर्यन चुपचाप उसकी हर हरकत को देखता रहता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अनाया जितनी बाहर से मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अनाया महल की बालकनी में खड़ी रो रही थी। तभी पीछे से आर्यन आया और उसके पास खड़ा हो गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, इतना प्यार करती हो उससे? अनाया की आंखें भर आईं। उसने बिना उसकी तरफ देखे सिर हिला दिया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आर्यन बोला, अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो क्या तुम खुश रहोगी? अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे आर्यन की आंखों में दर्द दिखाई दिया। धीरे धीरे आर्यन बदलने लगा। वह अनाया की पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगा। उसे बिना बताए उसकी हर जरूरत पूरी कर देता। अनाया बीमार पड़ती तो पूरी रात उसके पास बैठा रहता। एक दिन अनाया को तेज बुखार था। वह बेहोशी में बार बार सिर्फ आर्यन का नाम ले रही थी। आर्यन सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। सुबह जब अनाया की आंख खुली तो उसने देखा कि आर्यन उसी तरह बैठा है और उसकी आंखों में नींद तक नहीं थी। उसने धीमे से पूछा, आप सोए नहीं? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। यह सुनते ही अनाया का दिल कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वह नफरत करती थी, उसकी परवाह अब उसे इतनी क्यों होने लगी थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। एक दिन अचानक कबीर वापस लौट आया। वह युद्ध पर गया था और सबको लगा था कि वह मर चुका है। जैसे ही अनाया ने उसे देखा, उसकी सांसें रुक गईं। कबीर ने कहा, चलो अनाया, मैं तुम्हें लेने आया हूं। महल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा आर्यन गुस्से में कबीर को मरवा देगा, लेकिन आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, अगर अनाया जाना चाहती है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अनाया पीछे हट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, जिस इंसान के साथ रहने से मुझे डर लगता था,
आज उसी के बिना जीने से डर लगता है। आर्यन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनाया रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आर्यन ने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहली नजर में ही अपना मान लिया था अनाया, बस तुम्हारे दिल तक पहुंचने में देर हो गई। कबीर चुपचाप वहां से चला गया, क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी को मजबूर नहीं करता। कुछ महीनों बाद पूरे सूर्यगढ़ में फिर से जश्न मनाया गया, लेकिन इस बार वजह सिर्फ राजकुमार और उसकी रानी नहीं थे, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का एक होना था। उस दिन के बाद महल में फिर कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, सिवाय खुशी के। शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। महल में फिर से खुशियां लौट आई थीं। अनाया अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर पहले वाली उदासी कम होने लगी थी। आर्यन उसकी हर छोटी बात का ख्याल रखता था। सुबह उठते ही उसकी पसंद का फूल कमरे में रखवाना, रात को उसके लिए खुद अपने हाथों से दीप जलाना। यहां तक कि अगर अनाया थोड़ा भी उदास दिखती तो पूरा महल सिर पर उठा लेता। अनाया कई बार छुपकर उसे देखा करती थी। उसे समझ नहीं आता था कि कोई इंसान इतना बदल कैसे सकता है। एक रात अनाया बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। तभी पीछे से आर्यन आया और बिना कुछ कहे उसके कंधों पर शॉल रख दी। अनाया ने पलटकर उसे देखा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठंडी हवा है, बीमार पड़ जाओगी। अनाया कुछ पल बस उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आप हर वक्त मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? आर्यन हल्का सा हंसा, क्योंकि अब तुम्हारी आदत हो गई है। यह सुनते ही अनाया की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें झुका ली। आर्यन उसके और करीब आया और पहली बार उसने अनाया का हाथ अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं बनी? अनाया के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि सच तो यह था कि अब उसका दिल हर वक्त आर्यन के आसपास ही धड़कता था। लेकिन तभी महल के बाहर अचानक शोर होने लगा। सैनिक भागते हुए अंदर आए और बताया कि पड़ोसी राज्य के राजा ने सूर्यगढ़ पर हमला कर दिया है। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। आर्यन तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ा। जाने से पहले वह अनाया के पास आया। उसने अनाया के माथे को छुआ और कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अनाया की आंखें भर आईं। उसने पहली बार डरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आपको कुछ हो गया तो, आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, तो समझ लेना तुम्हारा पागल राजकुमार आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे प्रेम करता था। यह कहकर वह चला गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महल में हर दिन घायल सैनिक लौटते, लेकिन आर्यन की कोई खबर नहीं थी। अनाया हर रात मंदिर में बैठकर उसके लिए प्रार्थना करती। अब उसे एहसास हो चुका था कि वह आर्यन से कितना प्रेम करने लगी है। एक रात अचानक महल के दरवाजे खुले और घायल हालत में आर्यन अंदर आया। उसके शरीर पर खून लगा था। अनाया उसे देखते ही उसकी तरफ भागी। आर्यन लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाला था कि अनाया ने उसे संभाल लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, आपको कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। आर्यन दर्द में भी मुस्कुरा उठा, तो आखिर मेरी जिद्दी रानी को मुझसे प्यार हो ही गया। अनाया रोते हुए उसके सीने से लग गई। उस रात पहली बार उसने खुद अपनी मर्जी से आर्यन का हाथ थामा था। कई दिनों तक आर्यन का इलाज चलता रहा। अनाया एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटती थी। वह खुद उसे दवा देती, खुद उसके घाव साफ करती। पूरे महल ने पहली बार राजकुमार की आंखों में इतना सुकून देखा था, लेकिन उनकी खुशियों को फिर किसी की नजर लग गई। एक दिन महल में मालविका नाम की लड़की आई। वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी और बचपन से आर्यन की दोस्त थी। जैसे ही वह आई, सीधे दौड़कर आर्यन के गले लग गई। अनाया यह देखकर चुप हो गई। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। मालविका हर वक्त आर्यन के आसपास रहती। उसे देखकर लगता था जैसे वह अब भी आर्यन को अपना मानती हो। एक रात अनाया ने खुद अपनी आंखों से मालविका को आर्यन का हाथ पकड़ते देखा। मालविका रो रही थी। अगर तुम चाहते तो हमारी शादी हो सकती थी। अनाया यह सुनते ही टूट गई। वह भागकर अपने कमरे में चली गई। पूरी रात रोती रही। उसे लगा शायद वह फिर से किसी की जिंदगी में सिर्फ मजबूरी बनकर रह गई है। सुबह जब आर्यन कमरे में आया तो उसने अनाया को रोते देखा। वह तुरंत उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? अनाया ने पहली बार गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अगर आपके दिल में किसी और के लिए जगह थी तो मुझे अपनी जिंदगी में क्यों लाए? आर्यन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा।
अनाया हैरानी से उसे देखने लगी। आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हें सच में जलन हो रही है? अनाया चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आर्यन मुस्कुराया और उसके माथे को चूम लिया। पागल लड़की, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कभी कोई था ही नहीं, अनाया ने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन मालविका? आर्यन ने गहरी सांस ली। वह बचपन की दोस्त है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनते ही अनाया की आंखें झुक गईं। आर्यन उसके करीब आया और धीरे से बोला, अब अगर तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया हो तो एक बात कहूं? अनाया ने उसकी तरफ देखा। आर्यन मुस्कुराया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनते ही अनाया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से अपना सिर आर्यन के सीने पर रख दिया। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर दो दिल पहली बार पूरी तरह एक हो चुके थे। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। अनाया अभी भी आर्यन के सीने पर सिर रखे सो रही थी। रात भर रोने और फिर उसके करीब आने के बाद जैसे उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया था। आर्यन काफी देर तक बिना हिले उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैले बालों को धीरे से हटाया और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। तभी अनाया की आंख खुली। खुद को आर्यन के इतने करीब देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से उठने लगी, लेकिन आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनाया चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन धीमे से बोला, इतनी जल्दी भी क्या है? पहली बार तो मेरी रानी खुद मेरे करीब आई है। अनाया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने नजरें झुका ली। आर्यन उसे छेड़ते हुए बोला, अब ऐसे शर्माओ मत, कल रात तो बहुत बहादुर बन रही थी। अनाया ने तकिया उठाकर उसके सीने पर मार दिया। आप बहुत बुरे हैं। आर्यन हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर अनाया खुद भी मुस्कुरा उठी। शायद पहली बार उस कमरे में इतनी सुकून भरी सुबह आई थी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उसी दोपहर महल में खबर आई कि महाराज रणवीर पर किसी ने हमला किया है। पूरा महल घबरा गया। आर्यन तुरंत सभा कक्ष की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि महाराज घायल हालत में सिंहासन के पास बैठे हैं। उनके हाथ से खून बह रहा था। रानी वसुंधरा रो रही थी। आर्यन गुस्से से भर उठा। किसने किया यह सब? तभी एक सैनिक ने बताया कि हमला पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रांत ने करवाया था। विक्रांत वही था जो बचपन से सूर्यगढ़ का दुश्मन था और हमेशा इस राज्य को हथियाना चाहता था। आर्यन की आंखों में आग उतर आई। उसने उसी वक्त युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। रात को जब वह कमरे में आया तो अनाया बेचैन होकर उसका इंतजार कर रही थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या आप फिर युद्ध पर जा रहे हैं? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह उसके पास आया और धीरे से बोला, मुझे जाना होगा अनाया। इस बार बात सिर्फ राज्य की नहीं, मेरे पिता की भी है। अनाया की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके माथे को चूमकर बोला, जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन आर्यन युद्ध के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद अनाया का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। हर पल उसे बेचैनी रहती। वह हर वक्त मंदिर में बैठी आर्यन की सलामती की दुआ करती रहती। दूसरी तरफ युद्ध बहुत भयानक हो चुका था। विक्रांत चालाक था। उसने आर्यन को हराने के लिए गंदे तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। कई दिन बीत गए, लेकिन आर्यन की कोई खबर नहीं आई। महल में डर का माहौल फैल गया। एक रात अचानक महल के दरवाजे खुले और कुछ सैनिक घायल हालत में अंदर आए। अनाया भागकर नीचे पहुंची और घबराकर पूछा, राजकुमार कहाँ हैं? सैनिकों ने सिर झुका लिया। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? अनाया पलटी और सामने आर्यन को देखकर दौड़कर उसके सीने से लग गई। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान थी। अनाया रोते हुए उसे मारने लगी। आपको अंदाजा भी है मैं कितनी डर गई थी? आर्यन दर्द में भी हंस पड़ा। अगर पता होता कि मेरी रानी इतना प्यार करती है तो थोड़ा पहले लौट आता। अनाया ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल फिर उसके सीने से लग गई। उस रात पूरे महल में जश्न मनाया गया, क्योंकि राजकुमार जीतकर लौट आया था। लेकिन विक्रांत हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बदला लेने के लिए सबसे खतरनाक चाल चली। एक रात जब अनाया अपने कमरे में अकेली थी, तभी पीछे से किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वह एक अजनबी जगह पर थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। सामने विक्रांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, राजकुमार आर्यन की सबसे बड़ी कमजोरी
आखिर मेरे पास आ ही गई। अनाया डर से कांप उठी। दूसरी तरफ जब आर्यन को अनाया के गायब होने की खबर मिली तो उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि पूरा महल डर गया। उसने तलवार उठाई और दहाड़ते हुए कहा, अगर अनाया को कुछ हुआ ना तो मैं पूरा राज्य जला दूंगा। उसकी आवाज सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन अपने सैनिकों के साथ पागलों की तरह अनाया को ढूंढने निकल पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनाया अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी सांस बन चुकी है। आर्यन पूरी रात घोड़े पर सवार जंगलों में भटकता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ गुस्सा और डर था। हर गुजरते पल के साथ उसका दिल और बेचैन हो रहा था। दूसरी तरफ अनाया एक अंधेरे कमरे में बंद थी। उसके हाथों की रस्सियां इतनी कसकर बंधी थीं कि कलाइयों से खून निकलने लगा था। विक्रांत बार बार उसके सामने आकर मुस्कुराता और कहता, देखते हैं तुम्हारा राजकुमार तुम्हें बचाने आता भी है या नहीं। अनाया डर जरूर रही थी, लेकिन उसे अपने प्यार पर भरोसा था। उसे यकीन था कि आर्यन जरूर आएगा। उधर एक सैनिक ने आकर आर्यन को खबर दी कि विक्रांत का गुप्त ठिकाना पहाड़ों के पीछे पुराने किले में है। यह सुनते ही आर्यन बिना एक पल गंवाए वहां के लिए निकल पड़ा। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और उसी तूफानी रात में आर्यन अपने सैनिकों के साथ उस किले तक पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों तरफ तलवारें निकल आईं। विक्रांत पहले से तैयार था। उसने हंसते हुए कहा, आ ही गए तुम। मुझे पता था तुम्हारी कमजोरी तुम्हें यहां खींच लाएगी। आर्यन की आंखों में खून उतर आया। उसने तलवार सीधी विक्रांत की गर्दन पर रख दी। अनाया कहां है? विक्रांत जोर से हंसा। इतना प्यार करते हो उससे? आर्यन दहाड़ उठा। उसका नाम भी अपनी गंदी जुबान से मत लेना। तभी ऊपर से अनाया की चीख सुनाई दी। आर्यन का दिल कांप गया। उसने ऊपर देखा तो अनाया रस्सियों में बंधी खड़ी थी और उसके पीछे 2 सैनिक तलवार लिए खड़े थे। विक्रांत मुस्कुराया। तलवार नीचे रख दो, वरना तुम्हारी रानी की सांसें यहीं रुक जाएंगी। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। सैनिक भी आर्यन की तरफ देखने लगे, लेकिन अगले ही पल आर्यन ने अपनी तलवार नीचे फेंक दी। सब हैरान रह गए। विक्रांत जोर से हंस पड़ा। वाह राजकुमार, प्यार इंसान को कितना कमजोर बना देता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आर्यन सिर्फ मौका देख रहा था। जैसे ही विक्रांत का ध्यान हटा, आर्यन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और एक ही वार में सामने खड़े दोनों सैनिकों को घायल कर दिया। पूरा किला युद्ध के मैदान में बदल गया। तलवारों की आवाज पूरे किले में गूंजने लगी। आर्यन अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अनाया थी। वह किसी पागल इंसान की तरह लड़ रहा था। आखिरकार वह अनाया तक पहुंच गया। उसने जल्दी से उसकी रस्सियां खोलीं। अनाया रोते हुए उसके सीने से लग गई। मुझे पता था आप आएंगे। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे अब कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। लेकिन तभी पीछे से विक्रांत ने तलवार उठाई और आर्यन पर हमला कर दिया। तलवार सीधे आर्यन के कंधे में लगी। अनाया चीख उठी, आर्यन! खून तेजी से बहने लगा, लेकिन आर्यन दर्द में भी रुका नहीं। उसने गुस्से में विक्रांत को जोर से धक्का दिया और तलवार उसके गले पर रख दी। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि खुद विक्रांत भी कांप गया। तुमने मेरी अनाया को छूने की हिम्मत कैसे की? अगले ही पल विक्रांत को सैनिकों ने पकड़ लिया। युद्ध खत्म हो चुका था। आर्यन बुरी तरह घायल था। अनाया रोते हुए उसका चेहरा पकड़कर बैठ गई। आपको कुछ नहीं होगा, सुन रहे हैं ना? आर्यन ने मुश्किल से आंखें खोली और हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं सच में मर जाता। यह सुनते ही अनाया फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद आर्यन पूरी तरह ठीक हो गया। पूरे सूर्यगढ़ में जश्न मनाया गया। महल को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया। उस रात अनाया बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। तभी पीछे से आर्यन आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। अब क्या हुआ राजकुमार? आर्यन ने उसके कान के पास झुककर धीमे से कहा, बस जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हें देखता रहूं। अनाया शर्मा गई। उसने धीरे से अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। हवा धीमे धीमे बह रही थी। चांदनी उन दोनों पर पड़ रही थी और पूरा महल उनकी मोहब्बत का गवाह बना खड़ा था। उस रात के बाद न कभी अनाया की आंखों में डर आया और ना ही आर्यन ने उसे खुद से दूर होने दिया, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां किस्मत से नहीं, दर्द से पूरी होती हैं।